नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ नया सवेरा, क्योंकि हर सुबह लेकर के आती है कई सारे अवसर और हम भी आपके लिए आपका पसंदीदा शो लेकर के आए हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद संध्या। और जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की आपको झलक दिखाई देगी। खेल जगत में क्या कुछ हुआ हिट और आपकी सेहत कैसे रहेगी फिट, इन तमाम मोर्चों पर हम आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और टेक टॉक पर नज़र डालेंगे। वर्ल्ड वॉच भी हमारे साथ होगा, दुनिया भर की खबरें, वो हर बात जो आपके दिन को और भी खास बनाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्जिया मेलोनी ने खास अंदाज में किया स्वागत। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर, कहा रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम मोदी और मेलोनी का अखबारों में साझा लेख, कहा भारत इटली के बीच IMEC कॉरिडोर से नई आर्थिक धुरी बनाने की तैयारी, नए इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र का भी होगा उभार। कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17 से घटकर 7%, 66 पिछड़ी हिंदू जातियों को ही मिलेगा फायदा। मुस्लिमों को मिलने वाला लाभ भी तत्काल प्रभाव से समाप्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान, समझौते के लिए बेताब है ईरान, बहुत जल्द खत्म होगा युद्ध, तेल की कीमतों में भी आएगी भारी गिरावट। और प्रीमियर लीग चैंपियन बना फुटबॉल क्लब आर्सेनल, 22 साल में पहली बार खिताब पर कब्जा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं। कल वो नॉर्वे में भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने के बाद देर रात रोम पहुंचे और प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। पीएम का रोम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। रोम हवाई अड्डे पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत और इटली के संबंध अब नए दौर में हैं और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसका सबूत है इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की ओर से शेयर की गई ये खास तस्वीर, जिसके इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। एक्स पर मेलोनी ने ये तस्वीर शेयर करते हुए खास अंदाज में लिखा है कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी क्विरिनाले पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ विला पैम्फिली में शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। इसे बेहद संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। फिर कारोबारी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी। इसके बाद पीएम मोदी इटली छोड़ने से पहले खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का दौरा करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली जा चुके हैं। तो रोम में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम मोदी और इटली के पीएम ने एक साझा लेख भी लिखा है। दोनों नेताओं ने कई अहम बातें इस लेख के माध्यम से साझा की है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूती दे रही है। इसमें लिखा गया है कि भारत इटली के संबंध निर्णायक दौर में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार, साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर देते हुए कहा कि ये अब नए दौर में है। और रणनीतिक साझेदारी में जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मेडिटेरेनियन क्षेत्र का उभार स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। IMEC कॉरिडोर से नई आर्थिक धुरी बनने की तैयारी की जा रही है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक बहुत बड़ा गलियारा ये होने जा रहा है। दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी में साथ बढ़ रहे भारत इटली और मेक इन इंडिया और इटली की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का जो संगम है। ग्रीन एनर्जी, AI और डिजिटल सेक्टर में बड़ा सहयोग दोनों देशों के बीच में देखने को मिल सकता है।
हिंद प्रशांत से यूरोप तक ये कनेक्शन लगातार मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ दोनों नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र, नवाचार और विकास पर दोनों ही देशों की साझा सोच है, जो कि व्यापार को अगले स्तर तक ले जाती है। साथ ही साथ रोजगार, नवाचार और दीर्घकालिक विकास को भी बढ़ावा देती है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं भारत और इटली के बीच में। साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी का एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। एक तरह से एक ये खाका मिलता है कि आज जो द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है भारत और इटली के बीच में, उनमें इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जाएगी और आगे जाते हुए जो दोनों ही देश हैं इन सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को और भी मजबूत करते हुए नजर अब क्या क्या खरीदता है और बेचता है भारत और इटली दोनों ही आपस में, वो भी आपके साथ ग्राफिक के जरिए साझा करते हैं। दरअसल इटली को निर्यात किया जाता है लोहा, स्टील, धातु उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, जो कि बड़ी मात्रा में ये इटली को निर्यात किया जाता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिकल्स की अगर हम बात करते हैं या रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की बात करते हैं, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर प्रोडक्ट हो, कृषि क्षेत्र हो या फिर समुद्री उत्पाद जैसे कॉफ़ी, बीन्स, मसाले, ये ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इटली को भारत से निर्यात की जाती है। तो अब देखते हैं कि इटली से भारत को क्या कुछ इंपोर्ट किया जाता है, जो भारत में आयात किया जाता है उस पर निगाह डालते हैं। औद्योगिक मशीनरी एक बड़ी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। बॉटलिंग और पैकेजिंग सिस्टम, इसके साथ ही जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ट्रांसफार्मर्स और औद्योगिक वॉल्व्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका पावर ग्रिड के जो उपकरण है वो हम इटली से मंगाते हैं। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो है उसका एक बड़ा बाजार इटली से हम इंपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ मेडिकल और कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी है जो कि हम इटली से इंपोर्ट करते हैं। तो दोनों देशों का जो ये पूरा का पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ढांचा है वो हमने आपके सामने रखा और लगातार जो द्विपक्षीय संबंध है संध्या वो मजबूत होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इटली यात्रा है इससे और भी ये जो भारत और इटली के संबंध है और भी मजबूत और गहराई प्रदान करते हुए नजर आएंगे। भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। आखिर क्यों है भारत इटली संबंध बहुत ही अहम, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है। इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।
पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा क्यों अहम है भारत और इटली के जो संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी क्योंकि हमने जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्रांस और जर्मनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोप में भारत की जो मजबूत होती रणनीतिक पकड़ है उसमें इटली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्री सुरक्षा की बात करें या फिर रक्षा सहयोग, दोनों ही देश जिस तरह से आपने देखा 2025 से 2030 के बीच में जो हमारा रणनीतिक सहयोग है उस पर हम ब्लूप्रिंट अपना जारी कर चुके हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 के दौरान जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत की, उससे दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलेगी। खासतौर पर जो यूरोप और अफ्रीका के देश हैं वो उसके लिए इटली एक बड़े गेटवे का काम करता है। भारत से यूरोप तक एक नया व्यापारिक रास्ता मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और उसमें इटली की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन से ज़्यादा तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें ये कॉरिडोर बहुत ही अहमियत रखता है। वही मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साझेदारी बढ़ाने पर बात हो सकती है। जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसके दौरान भारत और इटली दोनों ही देश किस तरह से साझा समन्वय के साथ और भी आगे बढ़ सकते हैं और रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर साझेदारी बढ़ाने पर बात होने की पूरी संभावना है। चलिए अब अपने संवाददाता नीरज सिंह का रुख करते हैं जो इस वक्त रोम इटली में मौजूद हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। नीरज, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप की राजनीति हो या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो, इटली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोजोन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंतिम पड़ाव पर वहां पर पहुंचे। कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा दौरा? देखिए, प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा के बाद जब इटली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री के सम्मान में इटली की प्रधानमंत्री ने रात्रि भोज दिया और उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम के महत्वपूर्ण स्मारक कोलोजियम गए और वहां पर कुछ समय बिताया और उसके बाद प्रधानमंत्री जब अपने होटल पहुंचे तो भारतवंशियों ने बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। और आपको बता दें कि करीब 2 लाख के करीब यहाँ पर भारतवंशी रहते हैं और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर वो काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ही आज दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो भारतवंशी हैं उनका मान बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है और जब कहीं पर भी वो भारत का जिक्र करते हैं तो दूसरे जो मुल्क के जो लोग हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक भारतीय होने के नाते एक गर्व की बात है। और आप देखें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो अलग अलग हिस्सों से, इटली के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे। नीरज, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोम में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है? देखिए, आज का दिन काफ़ी व्यस्त है प्रधानमंत्री का और सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनकी जो बैठक है वो होगी और इस बैठक में भारत और इटली के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उन संबंधों को आगे लेकर जाया जाए, इन मुद्दों पर उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो उस लिहाज से हम देखें तो महत्वपूर्ण बैठक है इटली के राष्ट्रपति के साथ। और इसके बाद प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय जो वार्ता है वो शुरू होगी। इटली की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों उस द्विपक्षीय जो वार्ता है उसको शुरू करेंगे क्योंकि भारत और इटली के बीच जो स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान है उसके तहत ये जो वार्ता है उसकी होने की उम्मीद है और उसमें कई सारे अगर आप देखें तो पॉइंट हैं, जैसे जो निवेश और व्यापार है। अभी तक इटली और भारत के बीच में जो व्यापार है वो करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का है। तो इसको आने वाले समय में किस तरीके से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि FTA में इटली की भूमिका किस तरह से हो सकती है क्योंकि भारत
लगातार हमने ये देखा है कि इटली और भारत के बीच में व्यापारिक जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत रहे। तो एफटीए में इटली की भूमिका किस तरह की होगी उस पर भी बातचीत है वो हो सकती है। इसके साथ ही हम डिफेंस सेक्टर को देखें तो डिफेंस सेक्टर के तहत अब इटली और भारत केवल हथियारों के आयात और निर्यात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो एक दूसरे के साथ करते हैं। तो उस दिशा में भी बातचीत हो सकती है। और अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो क्लीन एनर्जी को लेकर भी दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत और इटली अपनी जो ऊर्जा ज़रूरत हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से जो प्रयोग है वो कर सकते हैं ताकि दोनों देशों के जो लोग हैं उनको उसका फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से खाड़ी देशों में जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से भारत और इटली अपनी जो ज़रूरत और अपनी जो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जो चुनौतियां बनी हुई हैं उनका जो समाधान है वो खोज सकते हैं भारत और इटली दोनों अपने परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो किस तरीके से मोबिलिटी के क्षेत्र में भी हमने ये देखा है कि भारत से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं या जो पेशेवर हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कारोबारी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उनके लिए किस तरह से और बेहतर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सके, कैसे बेहतर अवसर मिल सकें उस पर बातचीत हो सकती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर दोनों जो देश हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा होने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारत के दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का, और पहली बार इटली के साथ भारत के प्रधानमंत्री जो द्विपक्षीय वार्ता है वो करेंगे। बहुत धन्यवाद नीरज। और भारत का लगातार ये फोकस रहा है कि न केवल बहुपक्षीय बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी जाए, और देखना होगा कि कौन से मुद्दे पर बात लगातार इस दौरान उठती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रधानमंत्री की जो इटली यात्रा है कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो पकड़ है वो मजबूत लगातार होती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए PD न्यूज़। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं भारत नॉर्डिक समिट की, जो कल नॉर्वे में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी की बढ़ती गहराई और गतिशीलता साफ तौर पर झलकती है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग
और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। तो भारत किस तरह से आपने देखा कि जो ट्रस्टेड सॉल्यूशंस हैं या फिर एक साझा समाधान उन समस्याओं पर उस पर काम करता हुआ लगातार नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त विश्व के सामने खड़ी है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार राष्ट्रीय जगत की और कुछ खबरें हैं जिन पर निगाह डालेंगे। आप देखते रहिए नया समय। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबरों के माध्यम से आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुल आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। इस नई नीति के तहत अब ये आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा, जो कि एससी और एसटी श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला लिया गया है। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को मिलने वाला लाभ समाप्त कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से मुस्लिमों को मिलने वाला लाभ जो है वो अब समाप्त किया गया। आरक्षण को 7% से घटाकर 17% से घटाकर के 7% किया गया और नई नीति के तहत पिछड़े हिंदुओं को आरक्षण मिलेगा। ओबीसी सूची में शामिल 66 समुदायों को अब नियमित किया गया है और ये सब कुछ किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। सरकार ने कहा है कि बाद में इसकी समीक्षा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश पर ओबीसी ए कैटेगरी और ओबीसी बी कैटेगरी के तहत दिए जाने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी ए कैटेगरी में 10% है और ओबीसी बी में 7% आरक्षण दिया जाता था और दोनों आरक्षण अब खत्म करके अब कुल 7% का आरक्षण किया गया है। कहाँ कहाँ किसको किसको लाभ मिलेगा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कपाली, कुर्मी, नाई, नापित, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग, इन सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया है। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बैक टू बैक बड़े एक्शन लेते हुए जा रहे हैं और साफ तौर पर अगर ऐसे समझे कि जो संकल्प पत्र में बातें कही गई थी उसको कहीं ना कहीं सिद्ध करते हुए, उसे पूरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी में अगर हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो एक बड़ा फैसला। संध्या अजय जी, देखिए ये जो फैसला है 2024 को कोलकाता हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है वहां पर जो ओबीसी आरक्षण के ऊपर जो मामला चल रहा था, क्योंकि 2011 के बाद बहुत सारे समुदाय को, जिसमें से अधिकांश जो थे वो मुस्लिम समुदाय के थे, उनको ममता बनर्जी के शासनकाल में ओबीसी के जो लिस्ट में है उनको उसमें इंक्लूड किया गया था। तो वो मामला हाईकोर्ट तक गया था। उस हाईकोर्ट के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि उसमें से जो ओबीसी ए कैटेगरी में जो 10% जो 90% से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय को मिलता था, उसमें आरक्षण का जो पद्धति है वो माना नहीं गया है, ऐसा ही कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। और उसी आदेश को नई सरकार, भाजपा की जो नई सरकार है और बंगाल में जो भाजपा की जो पहली सरकार है, उन्होंने ये लागू किया है। कल नोटिफिकेशन जारी हो गया था। पहले ही कहा गया था कि ओबीसी के जो नियम अनुसार ओबीसी के जो हकदार हैं उन्हीं को ओबीसी लिस्ट में रखा जाएगा। तो कल वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब एक बात बता दूं आपको कि 1993 से 2010 तक 66 वर्गों को ओबीसी लिस्ट में इस राज्य में थे। तो उन्हीं 66 वर्गों को अभी ये सुविधा दिए जा रहे हैं। हालांकि रिव्यू की गुंजाइश है। अभी जो कोर्ट का जो आदेश है उसी के हिसाब से ये नोटिफिकेशन सामने आया है। पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ये जो प्रतिशत है, जो ये 7% ही रहता है कि नहीं, क्योंकि ओबीसी बी के जो था
वही लागू हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ घटाया गया है, कुछ बढ़ाया गया है। वो बाद में पता चला कि रिव्यू होने के बाद ये आखिरकार भाजपा की सरकार इस स्टेट में यानी बंगाल में कितने प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्गों को देती है। लेकिन सौरभ, ये पहले थोड़ा सा समझाइए विसंगति क्या थी? जब आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 2024 में फैसला दे दिया गया था, तो 2 साल का वक्त क्यों लगा? टीएमसी सरकार जो पूर्व की सरकार थी उसने इसे लागू क्यों नहीं किया? और क्या कुछ समुदाय गलत तरीके से सेंध लगा रहे थे ओबीसी के इस पूरे आरक्षण के दायरे में और अब इसे समाप्त किया गया है? अजय जी देखिए, 66 से एक स्टेप में, वन स्टेप में 100 से भी ज्यादा समुदाय को ओबीसी के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था ममता बनर्जी के शासनकाल में। और ये देखा गया कि ये सारे जो समुदाय है उसमें से ज्यादा समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो इसको चैलेंज इसलिए किया गया था कि मानना ये था कि ओबीसी का आरक्षण का जो नियम है वो नियम इस स्टेट में माना नहीं जा रहा है और एक तरीके से एक समुदाय को ओबीसी की सुविधा दिए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इसी को चैलेंज करके जब एसआईआर भी हुआ था बंगाल में, तब भी आपको याद रहेगा कि एसआईआर में भी ये कहा गया था कि जो 2011 से 2011 के बाद में जिन को ओबीसी का सर्टिफिकेट मिला है उनकी सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट में अदालत में इसको चैलेंज किया गया है। और यहाँ पे जो कैबिनेट हुआ, पहली जो कैबिनेट हुआ, उसके बाद भी यही सिद्धांत लिया गया कि जो विवादित जो समुदाय है ओबीसी के लिस्ट में उनका फिर से जांच होगा। 2011 के बाद जिन लोगों को दिया गया था वो जांच होगा कि उसमें कितना आखिर किसी को फर्जी सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, जो उनका हकदार भी नहीं है फिर भी उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। ये सारी बातें इसमें समाहित है, ये सारी बातें जांच की अधीन है। और इसीलिए अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन है सिर्फ उसको मान्यता देकर 7% आरक्षण दिया जा रहा है और 66 वर्गों को जो 2010 में जो था उसी स्थिति में अभी बंगाल चला गया है। आगे जाके सर्वे होगा, सर्वे का क्या रिजल्ट आता है वो देखने को मिलेगा और समीक्षण से क्या उठकर आता है वो भी देखने को मिलेगा। फिर जाके आगे जाके इसका रेक्टिफिकेशन होगा, ऐसा माना जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और संध्या, इस तरह से लग रहा है कि ये एक कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है, इसलिए क्योंकि ये पहला फैसला है आगे जाते हुए और जिन लोगों को लाभ मिल चुका है मुस्लिम समुदाय में वो इसके वाकई हकदार थे या नहीं थे, इसको लेकर के शायद आगे भी समीक्षा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल वो केवल हाईकोर्ट का जो आदेश है जिसका पालन 2 साल तक नहीं किया गया, उसके पालन में पहले कदम के तहत उन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन बड़ा फैसला इसको कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के करीबी जो सहयोगी हैं उनके पीए चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्याकांड आपको याद होगा कि चुनाव के तुरंत बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अब सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की थी और अब एक बड़ी बात कि पुनीत राय जो दूसरे व्यक्ति हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया। पुनीत राय को राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक पुनीत राय को हायर किया गया था इस पूरी शूटिंग के लिए। सीबीआई के 7 सदस्यीय टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड में कोलकाता लाया जा रहा है और संभावना है कि आज 12/7 कोर्ट में उन्हें पेश किया जा सकता है। फिलहाल चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है और एजेंसी मामले के हर एक पहलू को खंगाल रही है। और उसका एक एंगल था कि क्या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी भी हत्या की कोशिश की जा रही थी। इन सभी मुद्दों पर उनमें कौन कौन शामिल थे, डायरेक्शंस कहाँ से मिल रहे थे, सीबीआई इन तमाम मुद्दों पर लगातार जांच कर रही है। फिलहाल ये जो गिरफ्तारी है बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। जो पेपर लीक का मामला था 21 जून को अब नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होने जा रही है और उसमें कोई भी गड़बड़ी न हो इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा लिया। परीक्षा में करीब 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दोबारा इस परीक्षा को देंगे। बैठक में परीक्षा के संचालन में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए प्रधान ने निर्देश दिए हैं कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद सभी कमियों की पहचान कर उन्हें पुनर्परीक्षा में पूरी तरह से दूर किया जाए। मंत्री ने कहा कि पुनर्परीक्षा का आयोजन कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित सुचारू तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी निर्देश दिए कि राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी और भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता बरती जाए, सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न हो। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को छात्रों के लिए परिवहन,
पेयजल और दूसरी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगले वर्ष जो परीक्षा होगी उसको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, यानी कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा हो जाएगी, जिससे जो पेपर लीक की जो समस्या है वो फिर से रिपीट ना हो। आइए बढ़ते आगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट चीता की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत में चीता पुनर्स्थापना पहल की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों के संस्थापक समूह से शुरुआत की गई थी। वन्य जीवों के स्थानांतरण से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना ने उत्साहजनक परिणाम दिए हैं। वर्तमान में चीतों की कुल संख्या 53 है, जिनमें से 33 भारत में ही जन्मे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्थानांतरित चीतों और उनके शावकों की उत्तरजीविता दर मानक के बराबर या फिर उससे बेहतर है। कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर गार्डन को विस्तार के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जबकि गुजरात और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में परियोजना का विस्तार करने की योजना है। योजना के अगले चरण में नौरादेही पर्यटन अभयारण्य जैसे नए स्थलों पर ध्यान देने और अफ्रीकी देशों से अतिरिक्त चीता आपूर्ति पर विचार किया जाए। परियोजना वैज्ञानिक दिशा निर्देशों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्यान्वयन के साथ सफल रही है और ये भारत में चीता संरक्षण और प्राकृतिक तंत्र के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों में छपी कुछ प्रमुख और दिलचस्प खबरों का प्रेस रिपोर्ट में हमारे सेक्शन में। और पहली जो खबर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं अपने हिंदुस्तान से, जिन्होंने कहा है, इसमें स्पष्ट तौर पर आपके और हमारे लिए सहूलियत की एक खबर है कि यूपीआई के जरिए अब आप पीएफ की निकासी जल्द शुरू कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो पीएफ का पैसा है जो रिफॉर्म किया गया है और रिफॉर्म का तीसरा चरण इससे कहा जा रहा है, उसके तहत आप अपने पीएफ का 75% कभी भी निकासी कर सकते हैं। लेकिन कैसे किया जाए वो थोड़ा सा मामला पेचीदा था, बहुत वक्त लगता था इसमें। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पीएफ की निकासी की सुविधा जो है वो जल्दी शुरू की जाएगी। 24 घंटे एआई बोट्स काम करेंगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो उन बोट्स के जरिए दे सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अब इसका ऐलान कर दिया है कि इन रिफॉर्म्स की शुरुआत जल्दी ही की जाएगी और आप जल्दी ही अपने पीएफ से अपना पैसा किसी भी मुश्किल परिस्थिति में निकाल सकते हैं और यूपीआई के इस्तेमाल के जरिए निकाल सकते हैं। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और आपको बताते हैं कि देश के वैज्ञानिकों ने किस तरह का शोध किया है। अब बिना बैटरी खुद बिजली बनाएंगे स्मार्ट गैजेट्स। जी हां, भारतीय वैज्ञानिकों ने नई तकनीक खोजी है जिससे बिना बैटरी वाले सेंसर और हेल्थ डिवाइस बनाए जा सकेंगे। 100 नैनोमीटर से कम मोटाई वाली बेहद पतली और लचीली फिल्म बनाई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा और 21 से 28 डिग्री के बीच तापमान में बदलाव से भी ये फिल्म बिजली उत्पन्न कर सकती है। कमरे के तापमान पर भी ये कारगर है और वेरेबल डिवाइस बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत हद तक संभव है। और हमारी अगली खबर है इनोवेशन से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो खेती की दुनिया में अपने हाथ आजमाएं, भले ही बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा भी है। और एक खबर है मैनपुरी से, जिसमें सास और बहू ने अपने ही घर में केसर की फसल, जो कि जिसको पारंपरिक नहीं माना जाता उत्तर प्रदेश के लिए, जो खास तौर पर कश्मीर और कहीं कहीं हिमाचल में कुछ हिस्सों में जिसको उगाया जाता है, लेकिन अब एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में केसर की खेती की है सास बहू ने मिल करके और 25 लाख के ऊपर उनका टर्नओवर गया है। बहू नौकरी भी करती है, साथ ही साथ उसको मैनेज भी करती है। तो इस तरह के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से घर में ही इनोवेशन किया जा रहा है और जो हॉर्टिकल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के जो नियम है, जो रिफॉर्म्स हैं और जो सुविधाएं हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए 2023 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और लकड़ी की ट्रे में और केसर के पौधे लगाए और अब उसका फल उनको आराम से घर बैठे ही मिल रहा है और उसको आप लगातार हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह की कुछ नई इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल करके अगर खेती में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें हाथ आजमा सकते हैं। तो प्रेस रिपोर्ट्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर के कुछ खास खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ताज़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है और जल्दी ही युद्ध समाप्त कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसके बाद तेल के दाम में बड़ी गिरावट आएगी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के सिलसिले में चीन पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों राष्ट्रपति द्विपक्षीय संबंधों, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया है कि हाल के वर्षों में चीन रूस की रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत, स्थिर और गहन रही है। इस साझेदारी ने दोनों देशों और जनता को लाभ पहुंचाया है और वैश्विक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय न्याय बनाए रखने में योगदान दिया है। इस दौरान चीन रूस रणनीतिक समन्वय साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ, चीन रूस सद्भाव और मैत्रीपूर्ण सहयोग संधि की 25वीं वर्षगांठ और चीन रूस शिक्षा वर्ष के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दोनों ही देश इस अवसर का उपयोग अपने संबंधों को और गहरा करने और दुनिया में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के इबोला वायरस के प्रसार का डर बढ़ता जा रहा है, जिसका असर देश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादा है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में लोगों ने फेस मास्क पहनना भी शुरू कर दिया है और सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए जा रहे हैं। मांग भी की जा रही है इस तरह की। पिछले 24 घंटों में 26 और संदिग्ध मौतें दर्ज की गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 131 हो गई है। तो इबोला वायरस का कहर कांगो में लगातार जारी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 533 संदिग्ध और 33 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जबकि युगांडा में 2 पुष्ट मामले दर्ज किए गए। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने दुर्लभ बुंडीबुगियो स्ट्रेन के इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अभी तक इस स्ट्रेन के लिए कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। स्थानीय निवासी और व्यवसायी रोजमर्रा के संपर्क से संक्रमित होने के डर के बावजूद काम जारी रख रहे हैं। लोग सरकार और राष्ट्रपति से तत्काल कदम उठाने और वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीमा नियंत्रण के तहत युगांडा ने इशाशा केशेरो चौकी पर आवाजाही पर रोक लगा दी है, जबकि रवांडा में कांगो के लोगों को सीमा पर रोका जा रहा है। और अराउंड द वर्ल्ड के जरिए ही जान लेते हैं दुनिया भर की कुछ और खास खबरें भी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर युद्ध के अधिकारों को सीमित करने वाला अहम प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को 47 वोटों के अंतर से मंजूरी मिली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी लागू कर रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला प्रकोप के चलते मेडिकल सहायता पहुंचाई गई है। हवाई अड्डे पर कर्मचारियों ने कार्गो विमान से मेडिकल किट्स के डब्बे उतारे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के प्रमुख ने जानकारी दी है कि 300 कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा। इस समूह में चिकित्सा समस्याओं वाले कैदी और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग भी शामिल होंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार टेक की दुनिया में क्या कुछ है खास दिखाएंगे आपको, देखते रहिए। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए नई नई तकनीक से जुड़ी हुई खबरों पर डाल लेते हैं नजर हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक के जरिए। और खबर है भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवेज ने एक नया ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। मार्च 2026 तक बात करें तो कुल करीब 69,873 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जो पूरे नेटवर्क का लगभग 99.6% है। 2005 से 2014 के शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिफिकेशन धीमी गति से हुआ था।
प्रतिदिन औसतन 1.42 किलोमीटर की दर से ही हुआ। इसका मुख्य फोकस हाई डेंसिटी कंप्यूटर और इंटरसिटी रूट्स पर था। और इसके बाद 2014 से 2020 के बीच भारतीय रेलवे ने विद्युतीकरण में तेजी की। इस दौरान निवेश भी बढ़ाया और संसाधनों में भी वृद्धि की, नेटवर्क का विस्तार किया और स्थायित्व बढ़ा। 2020 से 2026 के दशक में मिशन मोड में एक्सेलरेशन किया गया और इसीलिए प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज़्यादा रूट्स को इलेक्ट्रीफाई किया गया और नेटवर्क लगभग दोगुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉडगेज का जो नेटवर्क है लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था। और इस उपलब्धि के साथ साथ भारत यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका की प्रमुख रेल प्रणालियों से भी अब आगे निकल गया। तो भारतीय रेलवे ने अपने क्षेत्र में रचा है इतिहास। आइए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की। मनी मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड की। क्या होता है और कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं? मिड कैप फंड, जैसा कि आप जानते हैं, एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश पर फोकस करता है। भारत में जो रैंकिंग की जाती है कंपनियों की, उसमें 100 से लेकर के 250 वाली जो रैंकिंग है, उसमें अगर कोई भी फंड निवेश करता है तो उसको मिड कैप फंड कहा जा सकता है। और लार्ज कैप की तुलना में इसमें ज़्यादा रिटर्न की संभावना रहती है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ जोखिम भी ज़्यादा रहता है लार्ज कैप के मुकाबले। इसलिए मिड कैप फंड में आपको ज़रूर पैसा डालें, लेकिन इसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे वक्त में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। 5 से 10 साल के लिए निवेश उपयुक्त हो सकता है। और SIP के जरिए भी आप छोटे छोटे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं, हर महीने आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप डेली SIP का भी रुख अपना सकते हैं। जोखिम लेने वाले जो निवेशक हैं उनके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि जो स्मॉल कैप होते हैं उससे तो बेहतर आपको रिटर्न हो सकता है ना मिले, लेकिन जोखिम भी कम है। तो लार्ज कैप से कम जोखिम, स्मॉल कैप से ज़्यादा जोखिम, इस तरह से आप मिड कैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिड कैप फंड उन निवेशकों के लिए आकर्षक है जो कि संतुलित निवेश में अपना भरोसा रखते हैं और बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 वर्ष तक अपने निवेश को बनाए रखना होगा। और अब बारी है हमारी खास सीरीज एक दिन एक उत्सव की। दरअसल आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और चतुर्थी भगवान गणेश के साथ जुड़ी है। और भगवान गणेश खासतौर पर भारत में जुड़ते हैं महाराष्ट्र से। वरदा चतुर्थी का जो पर्व है श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मायानगरी मुंबई में सुबह से ही गणपति मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था, श्रद्धा और गणपति भक्ति से सराबोर मुंबई। ज्येष्ठ माह की वरदा चतुर्थी के अवसर पर शहर के प्रमुख गणेश मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सिद्धि विनायक समेत कई प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान गणपति के दर्शन कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाने वाली वरदा चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। वरदा यानी वरदान देने वाली। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की सभी विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुंबई के गणेश मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। मंदिर परिसरों में प्रसाद वितरण और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस दिन कई श्रद्धालु दिन भर व्रत रखकर भगवान गणेश की आराधना करते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद से ही की जाती है। यही वजह है कि वरदा चतुर्थी का पर्व भक्तों के लिए विशेष आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। भक्ति, श्रद्धा और मंगल कामनाओं से जुड़ा ये पावन उत्सव लोगों को आस्था और संस्कृति की डोर से जोड़ता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संध्या, अगर आप भारत में हैं तो उत्सवों से बच नहीं सकते। कल बड़ा मंगल और आज चतुर्थी। हर दिन
एक नया उत्सव। और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को भी देश भर की इस इंद्रधनुषीय संस्कृति से जोड़ें और इस खास सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग राज्यों में अपने दर्शकों को लेकर के चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको मिलवाते हैं अरुणाचल प्रदेश के टेची गुबिन से, जिन्होंने समाज सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और जनजातीय विरासत को सहेजने के कारण पूरे देश में एक अलग ही पहचान बनाई। कितनी खूबसूरत है ये अलग अलग प्रदेशों की व्यूज। वैसे यहाँ आपको लखनऊ की चिकनकारी तो पंजाब की फुलकारी भी दिख जाएगी, और हाँ, नॉर्थ ईस्ट की व्यूज भी है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट और तमाम प्रदेशों की संस्कृति को ही तो प्रस्तुत करती हैं इस तरह की व्यूज, और जिन्हें संरक्षित करने में कितने ही लोग जुटे हुए हैं। जैसे इनमें नाम आता है अरुणाचल प्रदेश के टेची गुबिन का भी। अरुणाचल प्रदेश की उन पर्वतीय वादियों से जहां प्रकृति, परंपराओं और संस्कृति आज भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जहां सीमाओं की चौकसी के साथ पहचान और विरासत की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वहीं से उभरती है एक ऐसी प्रेरक यात्रा जिसने विकास, संस्कृति और राष्ट्र भावना को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये कहानी है टेची गुबिन की, जो अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवी, सांस्कृतिक संरक्षक और पूर्व मुख्य वास्तुकार रहे हैं। ईटानगर के रहने वाले टेची गुबिन अपने पेशेवर जीवन में राज्य के आवास और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक अधिकारी की नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की रही है। 98 करीब एक मूवमेंट चला था, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। वो पोस्ट कार्ड दौरा बना के पूरा बात रहे थे। उसको देख के हमको भी ऐसा लगा, अरे ये तो हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है, खो रहा है। मुझे ऐसा लगा अपना इंडिजिनस कल्चर को बचाने के लिए, इंडिजिनस फेथ को बचाने के लिए हम लोग कुछ करना है। उन्होंने राज्य के मुख्य वास्तुकार और आवास निदेशक के रूप में सार्वजनिक अवसंरचना, आवास विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्य किए, लेकिन उनकी सेवा कार्यालयों तक सीमित नहीं रही। वे वर्षों से स्वदेशी आस्था, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक समरसता के लिए सक्रिय रहे। निशी हेरिटेज फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों और पहचान को संरक्षित करने का अभियान चलाया। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के 90 से अधिक गांवों में भारतीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और सीमांत चेतना का संदेश भी दिया। टेची गुबिन ने सीमांत क्षेत्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा। उनके योगदान को समय समय पर अनेक सम्मान से पहचान भी मिली। आज टेची गुबिन की यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस विचार की मिसाल है जिसमें विकास के साथ संस्कृति और आधुनिकता के साथ परंपरा को भी समान सम्मान दिया जाता है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी टेची गुबिन को पद्मश्री मिलने की हार्दिक बधाई। और नया सवेरा में अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी खबर। कभी गुजरात के छोटे से गांव में बैठकर फिल्मों का सपना देखने वाला एक बच्चा आज दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का जादू फैला रहा है। निर्देशक पेन्नलिन की फिल्म लास्ट फिल्म शो जापान में धूम मचाने के बाद अब फ्रांस के सिनेमाघरों तक पहुंच चुकी है।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पेन नलिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। फ्रांस के थिएटर्स में फिल्म रिलीज होने जा रही है, कितनी बड़ी उपलब्धि है फिल्म के लिए? राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री रह चुकी है, और अब ये हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिलीज होगा फ्रांस में फॉर एक गुजराती फिल्म के लिए, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी अभी डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि सिर्फ गुजराती के लिए नहीं, इंडियन फिल्म के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100+ थिएटर में रिलीज होने जा रही है, तो हम तो खुश हैं क्योंकि हम 72 कंट्री में अभी तक रिलीज करके आ रहे हैं। जब से नेशनल अवार्ड जीता है तब से चल ही रहा है। तो एक बात इससे क्लियर होती है कि इंडियन स्टोरीज जो है, हमारी कहानियां लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बड़े स्टार देखना चाहते हैं, बड़े स्टूडियो वाले देखना चाहते हैं। अगर दिल से अगर कहानी बनाओ तो मैंने तो देखा है, हमने ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब जगह पे रिलीज कर चुके हैं। और अभी फ्रांस का एग्जाम्पल है, थिएटर वाले सामने से फ़ोन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि हमें चाहिए ये फिल्म के हम शो लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है, यू नो। द लास्ट शो किस तरह से देखते हैं कि ये एक बच्चे के सिनेमा से प्रेम की कहानी है? यू नो, ये एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक है, एक सकारात्मक सोच है कि सिनेमा की कहानी आज भारतीय सिनेमा को एक नए पैदान पर लेके जा रही है। हमारा लॉन्गेस्ट रन है जापान में 30 वीक्स, तो हमारे उसके पहला का जो रिकॉर्ड है वो रजनीकांत जी का है। सो यू कैन इमेजिन, यू नो। तो ये फिल्म का जो सक्सेस कमर्शियल भी है, इसकी वजह से कान फेस्टिवल में इधर मैं अपनी दूसरी फिल्म माउंट कर रहा हूँ उसके बल पे। किस तरह से देखते हैं भारत और फ्रांस भी एक मंच पर आ रहे हैं सिनेमा के जरिए, और ये जो सह निर्माण और जो साथ में काम करने की जो बात है, दो देशों को जोड़ता हुआ सिनेमा, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सिनेमा के लिए? ये इसके बिना इंटरनेशनल मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फ्रांस बहुत सारे देशों के साथ को प्रोडक्शन करता है और भारत के साथ ट्रीटी है। बहुत अच्छी बात है। मेरी खुद की फिल्म चेल्लो शो इंडिया फ्रांस को प्रोडक्शन है, ट्रीटी के अंदर बनी है, तो उसके बहुत एडवांटेज भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन आज भारतीय फिल्में, भारतीय कहानियां ना सिर्फ दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में डंका उनका बज रहा है, बल्कि वैश्विक सिनेमा घरों में भी वो दर्शकों को जुटाने में सफल हो रही हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और कान के प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन में इस साल एक भारतीय शॉर्ट फिल्म ने अपनी जगह पक्की की है। इस खास फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रेरक मेहता ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। शैडोज ऑफ मूनलाइट नाइट्स लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। मेरे साथ है इस फिल्म के लीड एक्टर प्रेरक मेहता। वेलकम टू डीडी न्यूज, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट सिनेफ सेक्शन में इस फिल्म को जगह दी है, टक्कर दे रही है कंपटीशन में। एकमात्र भारतीय फिल्म है ये। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आप आए कि एक मेंटल इलनेस की बात करती है, अल्जाइमर की बात करती है, और जो इसको शूट किया गया वो भी काफी रियलिस्टिक तरीके से किया गया। एक चौल का पूरा सेटअप था, वो अनुभव कैसे रहा? FTI हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने विद एवरीथिंग, पर वो फिर भी एक, जैसे आप एक कमर्शियल फिल्म की बात करें और एक डिप्लोमा फिल्म की बात करें, उसमें बहुत अंतर होता है। आप जब लोकेशन स्काउट्स के लेके या बाकी चीज़ों की बात करें तो हमें काफ़ी रियल लोकेशंस में शूट करना पड़ा और काफ़ी चीज़ें, बट उन सब चीज़ों ने फिल्म को बहुत बेहतर बनाने में ही मदद करी। जैसे कि आप कह रही हैं कि वो जो एक घर की सेटिंग है, जैसे वो क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको बंद महसूस होता है, वो हमें होता था, वो शूट करते समय हमें होता था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, जब मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ रात को नाइट शिफ्ट करके, मेरा जो किरदार है राजन, वो जब फैक्ट्री में काम करके रात को वापस आता है, सुबह वापस आता है, और वहाँ हलचल चालू हो चुकी है घर की, और वहाँ एक बहन है, एक जीजा जी हैं, एक छोटी बहन है, उनकी बेटी, मेरी बहन, तो वो सब 4-5 लोगों का एक छोटे से 1 आर के जैसे घर में रहना, एक पुणे जैसे शहर में, जो कि आर्थिक स्थिति से वो पूरा परिवार भी जूझ रहा है, मैं भी जूझ रहा हूँ, सब अपनी लड़ाइयों में एक होड़ में किसी तरह से ज़िंदगी की लगे हुए हैं। और मैं इसलिए ही, राजन आता भी पुणे इसलिए ही है, तो वो जो एक सर्कल बन जाता है ज़िंदगी का कि आप काम कर रहे हैं और अपनी आप को कहीं ना कहीं ढूंढ भी रहे हैं बीचों बीच, तो मुझे लगता है ये कहानी उस बारे में है कि अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढने की। किस तरह से देखते हैं आज दुनिया के तमाम बड़ी फिल्मों के साथ ये फिल्म कम्पीट कर रही है, भारतीय सिनेमा की मौजूदगी इस बार कान में? आसपास इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिनकी फिल्में हमें देखने का मौका मिल रहा है, इससे बेहतर जगह सीखने के लिए नहीं हो सकती। कंपटीशन में हम हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम का,
यूनिवर्स का, मेरी परिवार का, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया इधर तक आने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन एफटीआई के क्लासरूम से निकलकर शैडोज ऑफ मूनलेस नाइट्स ने कान तक का सफर तय किया है और प्रेरक जैसे जो कलाकार हैं, जो भारतीय युवा शक्ति का प्रतीक बनकर आज वैश्विक सिनेमा पर चमक रहे हैं, यकीनन ये भारत की युवा शक्ति के वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से हमारे स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होगा। ये मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में मुकाबला जीतना होगा। आईपीएल में कल वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की अर्धशतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने ये उपलब्धि मैनचेस्टर सिटी और बर्नमाउथ के बीच खेले गए मुकाबले के 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद हासिल की। जून में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए पुर्तगाल टीम की घोषणा कर दी गई है। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चयन किया गया है। रिकॉर्ड 6ठे विश्व कप में वो अपना दम दिखाएंगे। और आइए अब ग्राफिक के जरिए जान लेते हैं मौसम का हाल। अलग अलग राज्यों में क्या है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो ग्राफिक के जरिए जाना आपने मौसम का हाल और अब आपको दिखा रहे हैं कुछ खास और मनमोहक तस्वीरें जो आपके चेहरे पर निश्चित तौर पर मुस्कान ले आएगी। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून जब हवा से बातें करते हैं तो उनका रोमांच और भी एहसास बहुत ही अलग हो जाता है। यह अनुभव वही जान सकता है जिसने इस हॉट एयर बैलून का खुद मजा लिया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली में हैं। कल रात जब वो रोम पहुंचे तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ मुलाकात की और उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया। आपको वो दृश्य इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो कुछ अनौपचारिक दृश्य इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर। दोनों ही नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और कार्ड डिप्लोमेसी की बात लगातार जो प्रधानमंत्री के दौरे पर होती रही है। आप एक बार फिर से उसकी एक झलक देख सकते हैं। अनौपचारिक तौर पर कल इटली के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, रात्रि भोज का आयोजन किया गया उनके सम्मान में और खुद अपने टेरेस से इटली का खूबसूरत नज़ारा एक्सप्लेन करते हुई और संभवतः वो इटली की संस्कृति और सभ्यता और वहाँ के पर्यावरण के बारे में कुछ प्रधानमंत्री को जानकारियाँ दे रही हैं। बहुत ही अभिरुचि के साथ प्रधानमंत्री उन्हें सुन रहे हैं और कल की ये तस्वीरें हैं। हर यात्रा का एक औपचारिक पहलू और अनौपचारिक पहलू, और आप देखें कितनी सहजता के साथ दोनों ही वैश्विक नेता इस वक्त तस्वीरों में बहुत ही सहज तरीके से नज़र आ रहे हैं। और वो ऐतिहासिक इमारत भी इस वक्त दिखाई दे रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक स्मारक के दौरे पर भी इस कार्यक्रम के बाद पहुंचे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा का ये आज दूसरा दिन है। आज द्विपक्षीय बैठकें होनी है, वार्ता होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इटली में किया गया और उसके बाद ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये जो मुलाकात की है, ये अनौपचारिक जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, भारत और इटली के गर्मजोशी के साथ बढ़ते संबंधों को साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शा रही है। इससे पहले चाहे G7 शिखर सम्मेलन रहा हो या फिर G20 का मौका, दोनों नेता बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए और वैश्विक मंचों पर भारत और इटली के जो संबंध हैं उनको बहुत ही मजबूती के साथ दोनों ही देशों ने एक विश्वास के प्रतीक के रूप में रखा। और लगातार इटली ने इस बात का भी समर्थन किया कि जल्दी से जल्दी भारत और यूरोजोन के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको किया जा सके और स्वयं इटली ने एक देश के तौर पर इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। G20 के दौरान जो IMEC जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें इटली की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। यूरोजोन में अगर हम बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इटली और भारत का जो संबंध है न केवल कूटनीतिक जो दायरा है उस तक सीमित है, बल्कि व्यापारिक जगत की बात की जाए तो फैशन से लेकर के फुटवेयर और टेक्सटाइल्स, ऑर्गेनिक केमिकल से लेकर के मेडिकल इक्विपमेंट्स तक, रक्षा सहयोग से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो तालमेल की संभावना बनती नज़र आ रही है। दोनों ही देश चाहते हैं कि वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाए और जो बहुपक्षीय मुद्दे हैं
उन पर भारत और इटली के जो रुख है उसको और भी मजबूती से रखते हुए नजर आए। फिलहाल नया सवेरा के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं हमारे विशेष साक्षात्कार के साथ, जो कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ। हमारे संवाददाता तापस ने उनके साथ बातचीत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू देखना, क्योंकि उसमें बात होगी पर्यावरण संरक्षण की और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल अलायंस फॉर कैट्स, जो चीता संरक्षण की बात जिसमें भारत जो लीड ले रहा है, उसकी भी बात होगी। तो आपको ये स्पेशल इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी संध्या को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।